नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। पेपर 2 में साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 2 और वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च का जो टॉपिक आता है उसके रिलेटेड है, जिसमें शोध योजना जिसे कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन आखिर है क्या, और अगर इसके क्वेश्चन अगर डिप्थ में भी पूछा जाए तो भी आपको आए, इसलिए मैं इसे डिप्थ में पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि साइकोलॉजी में ये जो रिसर्च होता है वो डिप्थ में पूछा जाता है। उसी तरीके से सोशियोलॉजी होता है तो उसमें भी डिप्थ में पूछा जाता है। जिसका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो उनका भी यहाँ पर डिप्थ में पूछा जाता है। ओके, तो इसे डिप्थ में पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि जो लोग पेपर 2 के लिए है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं रिसर्च के जो स्टेप्स है उनमें हमने देखा था कि रिसर्च के डिज़ाइन के प्रकार हमने देखे थे। अब देखिए, रिसर्च की जो डिज़ाइन है उसके भी प्रकार है और उसके भी जो प्रकार है उसके बारे में हम देख रहे हैं। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार कितने थे तो आपने देखा था, मैं आगे बताने वाली हूँ। टॉपिक पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जिसके बारे में मैंने अगले वीडियो में बात की थी। ओके, तो जो रिसर्च डिज़ाइन के जो टाइप्स है वो 2 प्रकार के होते हैं, और जिसे हम कहते हैं प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, और दूसरा है अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, चलिए अब आज का जो ये वीडियो है हमारा, तो उसमें हम देखने वाले हैं, हम एक एक पॉइंट को, हम टॉपिक को वीडियो में देखने वाले, एक अलग अलग वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, उसके प्रकार के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसमें भी देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन जो होती है वो क्या होता है। प्रायोजक यहाँ पर यादृच्छिक चयन नहीं होता है, यानी कि रैंडमली सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, और विभिन्न प्रयोगात्मक जो अवस्थाएँ होती है उसमें भी, उन अवस्थाओं में भी रैंडमली असाइनमेंट नहीं होता है। ओके, तो उसी को हम कहते हैं अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखिए, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उनके भी 6 प्रकार है। कितने? 6 प्रकार। और जब साइकोलॉजी के बात की जाए, और साइकोलॉजी के जब पेपर आता है तो वहाँ पर क्या होता है, पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी डिप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसीलिए मैं इसे साथ में ही पढ़ा रही, रिसर्च का टॉपिक चल रहा है तो उससे लाइन से ही आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, चलिए, तो सारे जो प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार है। तो पहला प्रकार है प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ओके, दूसरा है प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सहसंबंधात्मक डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं को रिलेशन डिज़ाइन। उसके बाद वैषम्य डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन। ओके, उसके बाद है केस अध्ययन डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं केस स्टडी डिज़ाइन, और उसके बाद है सर्वे डिज़ाइन, जिसे हम कहते हैं सर्वे डिज़ाइन। ओके, तो चलिए आज की इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन, यानी कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आखिर है क्या, और उसके बारे में डिप्थ में जानेंगे। चलिए देखिए, प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ओके, तो सबसे पहले ये है क्या, प्राक प्रयोगात्मक जो डिज़ाइन है, जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन वैसे डिज़ाइन को कहा जाता है जिसमें प्रयोगात्मक डिज़ाइन के तत्व कम से कम होते हैं, परंतु अप्रयोगात्मक डिज़ाइन के तत्व अधिक से अधिक होते हैं। देखिए,
यहाँ पर प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन यानी कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उसे कहा जाता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो तत्व होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के तत्व कौन से थे, मैंने आपको बताया था कि रैंडमली सिलेक्शन होता है, रैंडमली असाइनमेंट होता है ना। तो ये जो बातें होती है वो हमें प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में देखने को मिलती है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। तो प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन में भी ऐसा ही होगा, ओके, कि वहाँ पर क्या होता है, प्रयोगात्मक जो डिज़ाइन है उसके जो तत्व होते हैं वो हमें यहाँ पर कम दिखेंगे, ओके, और यहाँ पर अप्रयोगात्मक डिज़ाइन जो है उसके तत्व ज़्यादा दिखेंगे। प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन वैसा डिज़ाइन है जिसमें यादृच्छिक आवंटन की कमी पाई जाती है तथा जिसके प्रयोगात्मक संकेतन में कुछ ही हो पाते हैं। देखिए, किड्डर नाम के जो व्यक्ति है उन्होंने इसकी परिभाषा दी है प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन की, और वो परिभाषा उन्होंने 1981 में दी हुई थी, ओके। तो देखिए 1981 में उन्होंने किड्डर जी ने कहा है कि प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन वैसा शोध डिज़ाइन है जिसमें क्या होता है, यादृच्छिक आवंटन यानी कि रैंडमली असाइनमेंट होता है, और जिसके प्रयोगात्मक संकेत में जो संकेतन हमने दिया था ना, एक्स दिया था, ओ दिया था, है ना। तो इसी तरीके से जो हमने ओ एक्स वगैरह की बात मैंने आपको की थी, आर की बात की थी, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो वो होता है वो कुछ एक ही होता है, यानी कि ज़्यादा नहीं होता है, ओके, वो कुछ होते हैं, थोड़ी मात्रा में वो होते हैं। वो का मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण जिसे कहते हैं ना, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं, जिसे हम टेस्टिंग कहते हैं, परीक्षण, इन सारी बातों को हम ऑब्जर्व से संकेतित करते हैं, ओके। तो ये कैसे होंगे, कुछ एक होंगे यानी कि थोड़े से होंगे, ओके। आगे देखते हैं। जब कोई वैकल्पिक डिज़ाइन का प्रयोग संभव हो पाता है तो प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन का प्रयोग शोधकर्ता द्वारा नहीं किया जाता। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें वैकल्पिक डिज़ाइन अगर मिल जाती है तो हम प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रैंडमाइज नहीं होता है, ओके, यानी कि रैंडमली सिस्टम से यहाँ पर चयन नहीं किया जाता, जो प्रयोज्य होते हैं उनका सिलेक्शन रैंडमली सिलेक्शन नहीं होता है, और ना ही उनका जो परिस्थिति जो अवस्थाएं होती है उनका भी रैंडमली असाइनमेंट नहीं होता है। इसीलिए शोधकर्ता इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, ओके। अगर उनके पास वैकल्पिक डिज़ाइन उनके सामने रहती है तो फिर उनको ये जो डिज़ाइन है उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। चलिए देखिए, प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन में प्रयोगात्मक डिज़ाइन के तत्वों की कमी रहती है। देखिए, ये बात तो मैंने आपको बताई ना। उसके बाद देखते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिथ्या प्रयोगात्मक डिज़ाइन कहा जाता है। देखिए, मिथ्या का मतलब क्या होता है, नकली। मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठा, नकली, है ना, और जो प्रमाणित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, ओके। तो जिसे हम अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सूडो कहा जाता है, सूडो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्या बोला जाता है, सूडो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ओके। इस तरीके से वो लिखा जाता है, बोलने में भी थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, ओके। सूडो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ओके, सूडो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये जिसे हम कहते हैं मिथ्या प्रयोगात्मक डिज़ाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, मिथ्या प्रयोगात्मक डिज़ाइन, ओके, जिसे हम नन डिज़ाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नन डिज़ाइन। देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग लिखा हुआ है, ओके। तो इस तरीके से ये प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन में अगर आपको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की जगह आपको सूडो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन दिया गया हो, या फिर मिथ्या प्रयोगात्मक डिज़ाइन दिया गया है, या फिर आपको नॉन डिज़ाइन या फिर नन डिज़ाइन कहा गया हो, तो आपको इसी पर टिक लगाना होगा, ओके। तो इसकी ही बात हो रही है, ये आपको समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन के प्रकार की बात करते हैं, ओके। तो देखिए, ये प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन है, उसके प्रकार की अगर बात की जाए तो इनके 3 प्रकार है। कितने, 3 टाइप्स है। तो पहला है 1 शॉट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्टेड डिज़ाइन, और तीसरा है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन,
ओके, जिसे हम कहते हैं स्थिर समूह तुलना कहते हैं। ओके, तो ये जो थ्री टाइप्स है वो किसके हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हैं। ओके, चलिए इन तीनों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है वन शॉट केस स्टडी। तो वन शॉट केस स्टडी में क्या होता है, तो इस डिजाइन में प्रयोजक का एक समूह होता है जिसे एक खास विवेचन अर्थात एक्स दिया जाता है और बाद में एक्स के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक समूह होता है, मान लीजिए आपने एक समूह लिया। ओके, और उसी समूह पर आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये जो समूह है उसके ऊपर आप देखना चाहेंगे कि योग की, यहाँ पर लिखती हूँ थोड़ा सा, योग की मानसिक शांति पर क्या असर पड़ती है। ओके, मानसिक शांति पर असर। ओके, योग की मानसिक शांति पर असर। अगर मुझे इस टॉपिक पर अगर मुझे रिसर्च करना है कि योग की जो लोगों की जो मानसिक शांति है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ती है, अगर मुझे ये देखना है तो मैं क्या करूँगी, ये वन शॉट केस स्टडी के मामले में मैं बता रही हूँ। तो उसमें क्या होगा कि मैं एक समूह ले लूँगी और उस समूह को क्या करूँगी, एक्स किसे कहेंगे, जिनको योग कराना है, यानी कि इन जो ग्रुप है उसे मैं क्या करूँगी, ये जो ग्रुप है वो योग करेगा। क्या करेगा, योगा करेगा। योगा तो कराना पड़ेगा ना मुझे, योग कराऊंगी तभी तो मैं जान पाऊंगी कि उनकी मानसिक शांति पर क्या असर हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो ये जो योग कराने की स्थिति है तो वो हमारी बन जाएगी एक्स, यानी कि वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा प्रयोगात्मक चर बन जाएगा यानी कि एक्स बन जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या करूँगी, कुछ दिनों तक इस समूह पर मैं इस समूह को योग कराऊंगी और उसके बाद उन लोगों का क्या करूँगी, टेस्ट, उन लोगों का टेस्ट का मतलब है कि मैं उन लोगों को मिलूँगी और उनसे पूछूँगी कि भाई तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ओके, तो ये बातें पूछकर मैं ये अंदाज़ा लगाऊंगी कि उनकी मानसिक शांति में सुधार आया है या नहीं आया है। ओके, या फिर उनकी मानसिक शांति अच्छी है या नहीं है, तो इस बात का मैं पता लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक्स दूंगी और फिर क्या करूंगी, ऑब्जर्वेशन करूंगी और उसके आधार पर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूंगी कि योग करने से लोगों की मानसिक स्थिति में सुधार आता है। ओके, तो ये मैंने एक समूह के आधार पर किया था, लेकिन क्या ये निष्कर्ष सही होगा या नहीं होगा, आप ही खुद बताइए मुझे, क्या ये निष्कर्ष सही होगा। तो आप अगर सोचिएगा तो देखिए ये जो समूह है मैंने इसे पहले ऑब्जर्वेशन उसका नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसे योगा कराना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसका ऑब्जर्वेशन कर दिया और फिर मैं कहाँ पर आ गई, मैं कंक्लूज़न पर आ गई। ओके, तो मैं यहाँ पर कंक्लूज़न पर ऐसे ही आ गई मैंने। अब मान लीजिए किसी लोग, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मानसिक शांति का जो स्तर होगा वो पहले से ही अच्छा होगा और वो लोग योग करने आए होंगे। ओके, तो फिर मैं ऐसे लोग, अगर मान लीजिए इतने ये जो लोग हैं ये लोग ऐसे हैं कि जिनकी मानसिक शांति थी वो पहले से ही अच्छी थी। ओके, और फिर वो योग करने भी आते हैं और मैं उनका भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करूँगी ना, ये सारे लोगों का करूँगी तो फिर मुझे यहाँ पर तो उसका जो मानसिक शांति का स्तर है वो कैसा मिलेगा, मुझे बढ़ा हुआ ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब तो मैं यहाँ पर अच्छे से जान नहीं पाऊँगी कि क्या वाकई योग की यहाँ पर इफ़ेक्ट हुई है या नहीं हुई है ना। तो इसकी के कारण ये जो निष्कर्ष निकलता है वो कैसा होता है, उसकी जो आंतरिक वैधता होती है, जो वैलिडिटी होती है, आंतरिक वैलिडिटी होती है, उसके जो कुछ कारक ऐसे होते हैं जिसके कारण हम इस कंक्लूजन को अच्छी तरीके से सही नहीं मान सकते। ओके, और वैसे भी हमने यहाँ पर रैंडमली भी लोगों को नहीं लिया है ना, तो यहाँ पर पक्षपात होने की संभावना भी रहती, तो ऐसे कारक यहाँ पर जिम्मेदार होंगे। ओके, तो समझ में आ गया आपको वन शॉट केस स्टडी में क्या होता है।
तो यहाँ पर पहले क्या दिया जाता है, एक्स दिया जाता है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका कंक्लूजन निकाल दिया जाता है। ओके, इतना सिंपल फंडा इसका है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो टाइप्स है, जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, उसका ये जो दूसरा टाइप्स है उसमें है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। देखिए यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल जाता है, यहाँ पर वन ग्रुप दिया हुआ है तो यहाँ पर एक ही ग्रुप होगा। ओके, यहाँ पर प्री टेस्ट दिया गया है तो इसका मतलब होगा कि जब हम इस समूह पर कोई प्रयोग करेंगे तो उससे पहले प्री टेस्ट लेंगे और फिर यहाँ पर प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे, है ना। यहाँ पर प्री टेस्ट लेंगे, उसके बाद प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे। तो ये सिंपल फंडा इसी से हमें पता चलता है ना, लेकिन फिर भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। इस डिज़ाइन में एक समूह होता है जिसमें एक्स देने से पहले परीक्षण किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना, और एक्स देने के बाद भी परीक्षण किया जाता है। तो इस डिज़ाइन का सांकेतिक रूप क्या बनेगा, देखिए ये ऑब्जर्वेशन 1 हो गया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स दिया। ओके, एक्स देकर हमने जो प्रयोग किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फिर से ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये O1 और O2 क्यों लिखा है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा, इसलिए O1 लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या दिया, उसे एक्स दिया उस ग्रुप को, और फिर हमने क्या किया, दूसरी बार उसका ऑब्जर्वेशन किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर O2 लिखा है। ओके, तो इस मामले को आप समझ गए अच्छे से। ओके, चलिए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही वाला ले लेते हैं, युग वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो शोधकर्ता है सबसे पहले क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा। ओके, उस ग्रुप को रैंडमली सिलेक्शन से नहीं लेने वाला। ओके, वो ऐसे ही ले लेगा। अब देखिए ये ग्रुप है, उसका सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन करेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा कि भाई आपकी उनकी मानसिक शांति का स्तर कैसा है। ओके, यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन करके वो पता लगाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, योगा कुछ दिनों के लिए इन ग्रुप को योगा कराएगा। क्या कराएगा, योगा कराएगा, और उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन करेगा। तो जब ये वाला दूसरी बार वो ऑब्जर्वेशन करेगा, तब जाकर उसे पता चलेगा कि चलिए इन इतने लोगों को योगा कराने से उनकी मानसिक शांति का स्तर पहले ऐसा था और योगा करने के बाद उनकी मानसिक शांति का स्तर ऐसा बना है। उसके बाद इस तरीके का वो क्या करेगा, कंक्लूजन पर जाएगा। ओके, तो ये तरीके से इसमें होता है। ओके, तो पहले क्या, उसे जो एक्स दिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है, उनके पहले भी क्या किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और वो एक्स देने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी कि 2 बार उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। लेकिन कितने ग्रुपों पर, 1 ग्रुप पर ही किया जाएगा। ओके, एक ही समूह पर वो किया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ओके, तो देखिए स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, अब इसमें क्या होगा, तो ग्रुप कंपैरिजन का मतलब ही आप जानते हैं। तो ग्रुप कंपैरिजन में क्या होता है, तो अगर किसी ग्रुप की हमें कंपैरिजन करनी है तो हमारे पास 2 तो ग्रुप होने चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर से ही हमें पता चलता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इस डिज़ाइन में प्रेक्षणों के 2 सेट होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 सेट बना लिए, परंतु प्रयोजक के एक समूह का 2 बार प्रेक्षण ना करके 2 अलग अलग समूह का प्रेक्षण किया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, और इसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और इसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाए, लेकिन 2 बार नहीं किया जाएगा, एक ही बार इन दोनों का क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ओके, तो चलिए उसके बाद देखते हैं, इसमें एक समूह को प्रयोगात्मक विवेचन अर्थात एक्स दिया जाता है। देखिए ये जो समूह है इसे क्या किया जाएगा, उसे एक्स दिया जाएगा। ओके, और दूसरे समूह को एक्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि इसे एक्स दिया गया है, इसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ओके, इसके बाद दोनों समूहों की क्या किया जाएगी, इन दोनों की तुलना की जाएगी। ओके, और पहले समूह को प्रयोगात्मक समूह, ये वाला जो समूह है जिसे एक्स दिया गया है उसे हम कहेंगे प्रयोगात्मक समूह। ओके, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप।
और जो दूसरा समूह है उसे हम कहेंगे अप्रयोगात्मक समूह, जिसे हम नियंत्रित समूह भी कह सकते हैं। ओके, इस डिजाइन का सांकेतिक रूप है। तो देखिए ये इस प्रकार की डिजाइन कैसे बनेगी, तो मैंने अगले वीडियो में ही आपको बताया था, है ना। तो इस तरीके से देखिए ये x1 xo1, ओके, o1 किस लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद में यहाँ पर ये टूटक रेखा दूर रही। ओके, उसके बाद ये जो ये हमारा है पहला समूह यानी कि ग्रुप ए है। ओके, और ये हमारा दूसरा समूह यानी कि ग्रुप बी है। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगी O2। ओके, चलिए ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ। ओके, दोनों ग्रुपों में एक एक करके अलग अलग से ऑब्जर्वेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने टूटक रेखा क्यों बनाई है, तो टूटक रेखा बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया हुआ है। जब रैंडमली सिलेक्शन नहीं करते हैं तो हम इसे इसी तरीके से टूटी टूटी रेखा से हम बनाते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये टूटी टूटी रेखा मैंने क्यों बनाई। अब देखिए यहाँ पर x दिया गया है, यानी कि हम देख लेते हैं योग वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो योग वाले एग्जाम्पल में क्या होता है कि जो योगाभ्यास करने वाले थे, ओके, तो ये हमने दो ग्रुप लिए थे, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप। अब इस ग्रुप को हम क्या करेंगे, योगा कराएंगे और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब ये जो दूसरा जो ग्रुप है उसे क्या करेंगे, हम उसे कुछ भी नहीं कराएंगे। ओके, यानी कि उसे हम योगा नहीं कराएंगे और ऐसे उनकी मानसिक शांति का जो स्तर है उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, योगा कराने के बाद उसका मानसिक शांति का स्तर चेक करेंगे और यहाँ पर हम उसे योगा नहीं कराएंगे और ऐसे ही उनकी मानसिक शांति का स्तर चेक करेंगे। तो इस कंडीशन में हम इसे कह सकते हैं कि स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ओके, अब देखिए स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन इस तरीके से दोनों की क्या होती है, तुलना की जाती है। फिर जाकर इन दोनों की तुलना की जाएगी और देखा जाएगा कि योग की मानसिक शांति पर कोई इफ़ेक्ट होती है या नहीं होती है, और इसी के आधार पर तुलना करके क्या किया जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा, यानी कि निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसमें भी यही तरह की संभावना बनी रहती, क्योंकि यहाँ पर हमने रैंडमली असाइनमेंट नहीं किया हुआ है और रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर जो पूर्वाग्रह जैसी जो बातें होती है वो यहाँ पर थोड़ा इफ़ेक्ट होने की संभावना रहती है। ओके, कुछ ऐसे भी लोग बने जाते हैं, माने जाते कि चलिए यहाँ पर योगा करने आते हैं और फिर कुछ लोग ऐसे होंगे तो अपने आप को थकान सा महसूस करने लगेंगे या फिर उनको योग करना कठिनाई महसूस होने लगेगी, तो वो क्या करेंगे, आते से ही योग करना छोड़ देंगे। ओके, तो ऐसी स्थितियाँ, ऐसे कारक यहाँ पर इफेक्ट करने की संभावना रहती है, तो इसे भी हम वैलिड नहीं मानेंगे। ओके, यानी कि इसका जो कंक्लूजन होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो इस तरीके से जो प्राक प्रयोगात्मक डिज़ाइन है, जो एक्सपेरिमेंटल जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इनके जो तीन मैंने आपको टाइप्स बताए, उन तीन टाइप्स का उपयोग तभी किया जाता है जब शोधकर्ता के सामने कोई वैकल्पिक डिज़ाइन यानी कि अल्टरनेटिव डिज़ाइन नहीं होती है, तब जाकर वो इस तरीके का प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का वो यूज़ करते हैं। ओके, तो इन तरीक़ों से क्या होता है, शोध या प्रयोग करना काफ़ी दोषपूर्ण माना जाता है। ओके, क्योंकि उसकी जो इंटरनल वैलिडिटी होती है, जिसे हम आंतरिक वैधता कहते हैं, तो वो इंटरनल वैलिडिटी न के बराबर होती है। ओके, तो इसी तरीके से ये था हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ओके, अब दूसरा जो हमारा उसका बनने वाला है, जो हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का जो दूसरा टाइप्स है वो है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस पर जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।